हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, ये आपकी बुक है और फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। देखो, इसके कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी चैनल पे हैं। आज के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और ये पार्ट 1 है। तो कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मोस्टली ये आज जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स वाले, और एक्सरसाइज के जो आपकी बुक के पाठ्यगत क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा भी है, बाकी जितने भी इस चैप्टर से एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारा पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ऑलराइट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना कब होती है? इसको जनगणना भी कहा जाता है, इसको जनसंख्या गणना भी कहा जाता है। तो भारत की जनगणना कब होती है? पहली जनगणना और पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? ठीक है, आंसर देखिए, भारत की जनगणना या फिर जनसंख्या गणना प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है। तो हर 10 वर्ष के बाद में भारत की जनगणना होगी। पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में ब्रिटिश के द्वारा करवाई गई थी, और पहली संपूर्ण जनगणना ये भी 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही करवाई गई थी। भारत सरकार के द्वारा करवाई गई पहली जो जनगणना थी वो हुई थी 1951 में। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो जनगणना हुई है वो हुआ है हमारा 2021 में। तो ये हमारी जनगणना है, हर 10 साल पे होता है। और आपको एक डाटा और देना है यहाँ पे, ये जो जनगणना है ये करवाया जाता है NSSO द्वारा। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO है जो भारत में जनगणना करवाती है। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि शब्द की परिभाषा दीजिए। तो क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? आंसर देखो, जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र में किसी समय के निश्चित अवधि में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है, तो एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर को हमेशा प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है, इसे हमेशा प्रतिशत में ही दिखाया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन है। आंसर हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। ऑलराइट, यानी एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एशिया में 3 सघनतम बसे हुए देशों के नाम बताइए। यानी हमें एशिया के 3 ऐसे देशों का नाम बताना है जिनकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व एशिया में सबसे ज़्यादा है, जो है 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फर्स्ट नंबर पे आता है बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे आता है जापान। जापान में जनसंख्या घनत्व 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और थर्ड नंबर पे आता है भारत, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि आपकी बुक में जो भी डाटा दिए हैं वो 2011 के दिए हुए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या वृद्धि के 2 घटकों का वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा पहला, प्राकृतिक घटक। तो देखिए, प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दरों से निर्धारण किया जाता है। तो जब जनसंख्या वृद्धि को अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर से निर्धारित करते हैं तो इसे जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक घटक कहा जाता है। और जनसंख्या वृद्धि का दूसरा घटक है अभिप्रेरित घटक, जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती, इसका मतलब होता है प्रवास, अंतर्वर्ती का मतलब होता है आप्रवास, ठीक है, और बहिर्वर्ती का मतलब होता है उत्प्रवास। यानी किसी क्षेत्र में कितने व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से आए हैं और कितने व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे गए हैं। तो इनकी संचलन की प्रवृत्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है जनसंख्या वृद्धि के अभिप्रेरित घटक को। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है और यह कब तक दोगुना हो जाएगी? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.4% है। यानी हर साल भारत की जनसंख्या में 2.4% की वृद्धि होती है।
ठीक है। और इस वृद्धि के अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 36 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अगर भारत की जनसंख्या आज 121 करोड़ है तो अगले 36 वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है 250 करोड़ के आसपास हो जाएगी। समझ गए आप लोग इसे? आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है? तो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, जनसंख्या संगठन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा एवं व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करते, ध्यान से समझना। देखो, जनसंख्या संगठन पूछ रहा है, तो देखिए किसी भी देश की जो संपूर्ण जनसंख्या है इसका अध्ययन करने के लिए कुछ विशेषताओं को निकाला जाता है। उन विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो ये विशेषताएं कई प्रकार की हो सकती है। जैसे इस जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा आयु एवं लिंग के आधार पर, इसी प्रकार से निवास के आधार पर जनसंख्या का जो है अध्ययन किया जाएगा। ऐसे ही वहाँ के मानव जातीय लक्षण हो गया, वहाँ पे किस प्रकार की जनजाति है, भाषा, वहाँ के धर्म, वहाँ की वैवाहिक स्थिति क्या है, वहाँ की साक्षरता क्या है, इन सभी के आधार पर जब जनसंख्या को बांटा जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है तो इसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक की परिभाषा दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो आंसर है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिनों तक काम करता है। तो यदि एक व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन तक काम कर रहा है प्रचलित मजदूरी दर पे, तो उसे हम मुख्य श्रमिक कहेंगे। अब देखिए, सीमांत श्रमिक कौन होता है? तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। तो जिसके पास कम काम मिलता है, 183 दिनों से कम दिनों तक काम कर रहा है एक साल में, तो उसे हम सीमांत श्रमिक कहेंगे। ऑलराइट, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग कौन से हैं? तो भारत में जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या को कितने व्यवसाय के वर्गों में बांटा गया, ये क्वेश्चन है। आंसर सुनिए, 2011 की जनगणना में, देखो 2011 से पहले इस तरीके का कोई भी व्यावसायिक विभाजन नहीं किया गया था, 2001 से पहले, और 2001 में ये विभाजन किया गया जो आज तक चल रहा है। ठीक है, तो 2001 की जनगणना में भारत में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है कृषक, किसान, उसके बाद है कृषि मजदूर। देखिए, कृषि मजदूर वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास अपना जमीन नहीं होता। ठीक है, घरेलू या फिर औद्योगिक श्रमिक एवं अन्य श्रमिक। तो इस हिसाब से भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कौन सा समूह विशालतम भाषाई समूह है? तो भारत की जनसंख्या को 4 भाषाई समूहों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा सबसे विशाल जनसंख्या समूह है, यह आपसे पूछा गया है। तो आर्य। भारत में जो व्यक्ति बातें करते हैं, बोलते हैं, तो उन बोली में आर्य भाषाई समूह सबसे अधिक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति को कब अपनाया गया? 2003 में। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा, आपको इसको ऐसे याद करना है। ठीक है, तो 2003 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में युवा जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 22% है भारत की जनसंख्या का कुल युवा जनसंख्या। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय भाषाओं से संबंधित 4 भाषा परिवारों को बताइए। तो ऐसे 4 भाषा परिवार कौन कौन सी है जिनका प्रयोग भारत में किया जाता है? ठीक है, तो देखो आंसर है भारोपीय भाषा परिवार पहला है, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है हमारे पास ऑस्ट्रिक, और लास्ट हमारे पास है चीनी तिब्बती। तो ये चारों भाषा परिवार है जिनका इस्तेमाल भारत में अलग अलग बोलियों में बोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी प्रमुख द्रविड़ भाषाएं हैं तथा उनका क्षेत्र कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था द्रविड़ एक भाषा परिवार है भारत का। तो कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से निकली हैं और किन किन क्षेत्रों में ये बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देखो, द्रविड़ परिवार की भाषाएं और उसका क्षेत्र भारत के अंदर। तो पहला है तमिल, जिसको तमिलनाडु में बोला जाता है, मलयालम जिसे केरल में बोला जाता है, और कन्नड़ जिसको कर्नाटक में बोला जाता है। ठीक है, आप ये भी याद रखना, जो द्रविड़ भाषाएं हैं ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में ही इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में ही इस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 है,
उत्तरी पूर्वी राज्यों की भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो जैसे अभी हमने देखा दक्षिण की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। ऐसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत की, इनमें कौन सी भाषा परिवार आती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हुए, ठीक है। अब हम थोड़े से बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, है ना। और मोस्टली यहाँ से जो है आपके बुक के जो भी पाठगत क्वेश्चन है वो भी इसी में सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसार में जनसंख्या के आकार और घनत्व के संदर्भ में भारत के स्थान की विवेचना कीजिए। तो आकार और जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में भारत के हमें स्थान के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा, देखो, तो विश्व में जनसंख्या दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे आता है, यानी भारत दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जो कि पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 121.02 करोड़ है, और इसमें भारत की कुल जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। तो आपको ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लिंग अनुपात घटने के 4 कारण बताइए। अच्छा, भारत में जो लिंग अनुपात है ये घटता जा रहा है, इसके 4 कारण बताना है। सबसे पहले तो ये समझ लो लिंग अनुपात होता क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, और इस लिंग अनुपात के घटने का कारण इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आंसर हो जाएगा लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों को जन्म देना, ठीक है। शैशव अवस्था में कन्या शिशुओं की मृत्यु तथा बच्चों के जन्म के समय अधिक स्त्रियों की मृत्यु, ये भी एक रीजन है। थर्ड रीजन है स्त्रियों की सामान्य उपेक्षा के कारण बचपन में उनकी अधिक मृत्यु। तो स्त्रियों के पोषण तत्व पे, उनके खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उपेक्षा की जाती है, जिसकी वजह से बचपन में अधिक लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है गर्भ अवस्था में कन्या शिशु होने पर भ्रूण हत्या, ठीक है। तो हालांकि आजकल इसको भारत में बैन किया गया है, लेकिन फिर भी भ्रूण हत्या कर दी जाती है अगर शिशु जो होते हैं वो गर्भ अवस्था में अगर देखा जाता है कन्या है तो उनका कई इलाकों में अभी भी भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है, पर ये भारत में बैन है, ओके। नेक्स्ट है भारत में स्त्रियों का कम सम्मान। ये सारे कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लिंग अनुपात घटता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों की सहभागिता दर कम होने के कारण बताइए। अच्छा, सहभागिता दर क्या होता है? किसी व्यवसाय में काम कर रहे व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो आप प्राथमिक क्रियाकलाप हो, द्वितीयक हो या फिर तृतीयक हो, अगर कोई व्यक्ति किसी क्रियाकलाप में काम कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सहभागिता दर। तो भारत में स्त्रियों की सहभागिता दर कम है, यानी स्त्रियां जो है कम काम करती हैं, ज़्यादातर स्त्रियां घरेलू ही हैं, ठीक है। इसका रीजन पूछ रहा है, तो आंसर ध्यान दीजिएगा। भारत में स्त्रियों की सहभागिता दर केवल 14.68% है, यानी लगभग 15% है। और इसका कारण क्या है? सबसे पहला सम्मिलित परिवार व्यवस्था। देखिए भारत में मिश्रित परिवार चलता है, यानी परिवार मिलकर के रहते हैं, बड़ी परिवार चलता है, जहाँ पे सामान्यतः पुरुष लोग काम करते हैं और महिलाओं को घरेलू काम तक ही सीमित रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है स्त्रियों में शिक्षा का निम्न स्तर। अब शिक्षा का निम्न स्तर है जिसके वजह से महिलाओं को काम नहीं मिलता। बारंबार शिशु जन्म। अब देखिए जब भी कोई महिला मतलब बच्चे को जन्म देती है तो उसे उसके काम से जो है अक्सर छुट्टी लेनी पड़ती है। मिनिमम जो है आप मान के चलिए 1.5 से 2 साल का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से भी सहभागिता दर कम होगा। रोजगार के सीमित अवसर। तो स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर जो है बहुत ही कम उपलब्ध हैं। और लास्ट में स्त्रियों पर परिवार की अधिक जिम्मेदारी। तो परिवार की जिम्मेदारी अधिक होती है जिससे वो घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से भारत में स्त्रियों की सहभागिता दर मात्र 15% बनी हुई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आयु पिरामिड की 3 प्रकार की आकृतियों से जुड़े जनसंख्या अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखो आयु पिरामिड इसको कहते हैं, ये हमारे पास आयु पिरामिड होता है। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड होता है और ये हमारा थर्ड होता है। इन्हीं तीनों को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है।
तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी स्थिर जनसंख्या। तो पिरामिड के ऊपर की ओर एक नियमित रूप से संकीर्ण होता हुआ स्वरूप होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना ही जन्म दर में ज़्यादा परिवर्तन होता है ना ही मृत्यु दर में। तो इस अवस्था को हम जनसंख्या की स्थिर अवस्था कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ में सेकेंड पॉइंट, ये हमारा स्थिर अवस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विकासशील जनसंख्या। तो पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष बढ़ती जन्मदर और उच्च जन्मदर को दिखाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार जो है ये छोटा है और शीर्ष की तरफ जाते जाते ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, आधार चौड़ा है, शीर्ष की तरफ जाते जाते इसका आकार संकरा होता जा रहा है, यानी पतला होता जा रहा है। इस चीज़ को कहा जाता है विकासशील जनसंख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं घटती जनसंख्या में। तो पिरामिड का शीर्ण पतला आधार, तो ऐसी पिरामिड जिसका आधार पतला हो और शीर्ण संकीर्ण शीर्ष हो और उसका शीर्ष जो है वो भी क्या हो, पतला हो, है ना, संकीर्ण हो, तो ऐसी जनसंख्या पिरामिड को हम कहते हैं घटती हुई जनसंख्या। और ये अक्सर होता क्यों है, तो घटती हुई जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर के वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखो, कह रहा है भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तरी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर दबाव अधिक क्यों है। यानी उत्तर पूर्वी और उत्तरी राज्य हैं जो भारत के, वहाँ पे कृषि पर अधिक व्यवसाय, कृषि पर जो है ज़्यादातर जनसंख्या निर्भर करती है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो रीजन देखिए, सबसे पहला इसका कारण हो जाएगा कि भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या जो है अभी भी कुल जनसंख्या का 80% है। ठीक है, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में। यहाँ पे शहरों में जनसंख्या कम है, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। अब इन राज्यों में कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि ज़्यादा है, पर्याप्त जलापूर्ति भी है क्योंकि यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है सिंचाई का भी कोई कमी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे कृषि संभव है। इन राज्यों में कृषि पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि कृषि के अतिरिक्त इन भागों में रोजगार के अन्य अवसर कम है। कृषि ही यहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है, बाकी के रोजगार के अवसर यहाँ पे कम है, ना के बराबर है, इसी वजह से यहाँ पर कृषि का दबाव अधिक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण एवं अत्यंत शीत एवं आर्द्र प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व निम्न है। देखो क्या कह रहा है कि भारत में ऐसे इलाके जहाँ पे गर्म जलवायु है और भारत के ऐसे इलाके जहाँ की जलवायु ठंडी है, इन दोनों जगहों पे जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को बताइए। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या के वितरण में जलवायु किस प्रकार से भूमिका निभाती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा आंसर। देखिए पहला पॉइंट है विषम जलवायु क्षेत्रों में। अब विषम जलवायु हम किसे कहते हैं, जहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो। ठीक है, तो विषम जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश जो कि अधिक गर्म व शुष्क हैं, या फिर शीत प्रदेश और आर्द्र प्रदेश, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त जलवायु वाले प्रदेश जैसे उत्तरी मैदानों में घनी जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में जलवायु लगभग सम होता है। तो लगभग जलवायु एक जैसा रहता है साल भर, ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंडी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आपको ये सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कुछ का नाम याद रखिए और उत्तर भारत लिख दीजिए, अधिकतर उत्तर भारत राज्य, और दक्षिण भारत के यहाँ पे जितने भी राज्य हैं इनका नाम याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देश की जनसंख्या का कुल संख्या का 76% भाग पाया जाता है। तो ये सिर्फ इतने ही राज्य हैं और इन राज्यों में भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ऑलराइट, जबकि दूसरी ओर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो मात्र 0.98%, 1% से भी कम, अरुणाचल प्रदेश में इससे भी कम, और उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ 0.03% जनसंख्या है। नेक्स्ट अगर हम देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 200 से भी कम है, यानी यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग भी नहीं रहते हैं। सिंपल है, तो ये क्या हो गया, ये जो हमने पढ़ा जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका। ऐसे स्थान जहाँ पे जलवायु सम होती है, सामान्य होती है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा, और विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है और इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे विशाल ग्रामीण जनसंख्या है और क्यों। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,49,481 गांव हैं। ये कुल गांव हैं, गांव की संख्या है भारत में, जिनमें से 5,93,615 गांव बसे हुए हैं, यानी इतने गांव में लोग रहते हैं। ठीक है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा अधिक है, जबकि गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कुल जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक भाग ही गांव में बसता है, यानी यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कम है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझिए। तो इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य कारण देश में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि पर निर्भरता, तो कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, और औद्योगिक विकास में कमी है। भारत में औद्योगिक विकास कम हुए हैं और जो है अभी भी लोग कृषि पर निर्भर है, जिसके वजह से ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। अभी हमने बात किया था अलग अलग स्थान पे जनसंख्या का घनत्व कैसा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। डेफिनेशन हो गया। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग राज्यों में जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। ठीक है, अब इसके कारण की बात करते हैं। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहला है ऐसे राज्य जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ठीक है, तो इन जनसंख्या घनत्व में ये जो ऐसे राज्य है जहाँ पे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, तो यहाँ पर 1,000 ये जो प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1,000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर पे सिर्फ और सिर्फ 50 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। और ये जिला कहाँ पे है, तो ये उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत और राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में पाया जाता है। क्लियर है? सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है कम जनसंख्या घनत्व। तो इस वर्ग में 51 से 100 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले जिले शामिल हैं, यानी ऐसे जिले जहां पर 50 से लेकर के 100 तक के लोग रहते हैं। अब भारत में ऐसे कुल मिलाकर के 23 जिले हैं जो कि पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, पहाड़ों पे और गर्म क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा आता है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। तो इनमें जनसंख्या घनत्व 101 से लेकर के 200 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर वाले होते हैं। इन जिलों में राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि के कुछ इन राज्यों के कुछ राज्य शामिल हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 201 से 400 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 200 से 400 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। और ये भारत में तमिलनाडु, भारत के तटीय उड़ीसा, देखो उड़ीसा को अगर हम बात करेंगे तो वो मध्यम में आता है, लेकिन अगर हम तटीय उड़ीसा की बात करेंगे, जो समुद्र से सटा हुआ भाग है उड़ीसा का, वो उच्च घनत्व में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसे लेके। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो इनमें 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होता है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक, या तो 400 या तो 400 से अधिक लोग जब रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे, तो उसको हम अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन जिलों में नगरीकरण अधिक हुआ है, यहाँ पे नगर बसे हैं, और इसमें कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े नगर शामिल हैं। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में जरूर आएगा। 5 मार्क्स का ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर देखिए आपको क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हुई है, यानी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो इस वीडियो का जो है इस चैप्टर का वीडियो नोट्स में, डिटेल नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसका लिंक आपको अभी यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप वीडियो पे पहुँच जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चैप्टर का नोट्स का मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को बस यही एंड करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।